बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है बच्चों। बहुत खुशी हुई आपके फीडबैक का और चैनल को सपोर्ट करने का, और स्पेशली हमारे वीडियोस में जिधर भी कोई मसला कोई मिस्टेक आ रहा हो, स्पेशली एमसीक्यूज़ में या टॉपिक आवाइज, तो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे कि आप मज़ीद भी सपोर्ट करेंगे और वीडियोस इंशाल्लाह देखेंगे, और आपको इंशाल्लाह ऐसे ही कम्प्रहेंसिवली एक्सप्लेन किया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकंड ईयर हो, चाहे वो 10th का क्लास हो इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम वहीं क्लास 10 को मज़ीद आगे लेके जा रहे हैं। क्लास 10 के केमिस्ट्री को, क्लास 10th के फेडरल बोर्ड के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा। आज हमारा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है हमारे पास क्या, एवापोरेशन। हमारे पास क्या टॉपिक है? एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। क्या? बॉइलिंग हमारा आज का ये टॉपिक है, एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। अच्छा, फेज चेंजेस हमने पढ़ लिए। उन फेज चेंजेस के साथ ये टॉपिक कनेक्टेड है। ठीक है, किस तरह कनेक्टेड है? आपके पास एवापोरेशन और बॉइलिंग ये वो फिनोमेना है, अंडरस्टूड है कि अगर हम फेज चेंज के साथ इन दोनों को कनेक्ट करें तो दोनों में आप लोगों के पास जो लिक्विड होता है, स्पेशली अगर हम वाटर की बात करें, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक फेज में वेपर फेज में, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि डिफ़ाइन नहीं किया गया, उसी की डिफिनीशन की तरफ आता हूँ। लेकिन पहले एमसीक्यूज़ ये क्लियर कर दूँ कि ये दोनों प्रोसेसेस आप लोगों के पास क्या है। ये एक एमसीक्यूज़ क्लियर हो गया इधर आप लोगों के पास कि ये इसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। अच्छा, अब एवापोरेशन किस चीज़ को कहते हैं, तो डिफ़ाइन करूँगा एक छोटे से डिफिनीशन से कि अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, ठीक है, डिफिनीशन अगर हम कर लें तो दिस इज़ द प्रोसेस इन विच the process in which liquid molecule in which the molecule escapes from the surface of liquid by getting enough kinetic energy, from the surrounding is called evaporation। इस डिफिनीशन को आप समझेंगे तो इंशाल्लाह सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि दिस इज़ द प्रोसेस, ये वो तरीका है कि जिसमें आपके पास मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ देता है। ठीक है, क्या देता है? सरफेस छोड़ देता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि आपके पास ये जो इवापोरेशन है ये क्या है, ये सरफेस फिनोमेना है। क्या है? सरफेस फिनोमेना। किस तरह सरफेस फिनोमेना है, इस चीज़ को देखेंगे और पढ़ेंगे। ऑफ लिक्विड बाय गेटिंग इनफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। मैं एक डायग्राम से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि आपके पास ये एक बीकर है एक बीकर, ठीक होगी। इसमें आपके पास ये लिक्विड, क्या है? लिक्विड। अच्छा, अब ये बात अंडरस्टूड है कि आप लोगों के पास लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर जुड़े होते हैं। अगर हम स्पेशली वाटर की बात करें तो यहाँ पर अगर H2O लिक्विड की बात करें तो यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो आपके पास कौन से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको पता है क्लास 9 से भी और प्रीवियस लेक्चर से भी। अच्छा, अब होता क्या है, इस डिफिनीशन को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब जुड़े हुए हैं, इस फिनोमेना को समझे तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ क्लियर भी हो जाएंगे यहाँ से, और टॉपिक का कंसेप्ट भी इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब ये मैंने बताया कि ये सरफेस फिनोमेना है। तो सरफेस फिनोमेना में
एवापोरेशन में हमारे पास अप्लाइड टेम्परेचर नहीं होता। क्या जो टेम्परेचर हम अप्लाई कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज एवापोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर। एवापोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। ये एक MCQs भी क्लियर करें ताकि मैं आसानी से दिस फिनोमेना इज अकर्ड एट ऑल टेम्परेचर, यानी सीधे अल्फाज में यहाँ पर ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि दिस फिनोमेना इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता। किस तरह बताता हूँ। आप लोगों के पास सराउंडिंग से कोई भी हीट होगा, सराउंडिंग से ये मॉलिक्यूल एनर्जी लेते हैं, और आप लोगों को पता है जब सराउंडिंग का हीट लिक्विड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं तो ये बात अंडरस्टूड है कि अगर हीट एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल्स ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो रिजल्टेंट में आप लोगों के पास क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एनफ एनर्जी ये लेते हैं, सराउंडिंग का हीट लेते हैं, तो मॉलिक्यूल का एक टाइम आ जाता है कि ये मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स ओवरकम कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, तोड़ देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, ये सरफेस से उड़ जाते हैं। जब सरफेस से ये उड़ जाते हैं तो इसने तो हीट एब्जॉर्ब कर लिया और काइनेटिक एनर्जी गेन करके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करके ये जब उड़ेंगे तो हीट जब इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो ये रिमेनिंग प्लेस जो है, ये रिमेनिंग आप लोगों के पास ये जो सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास ये कूल हो जाएगा। द रिमेनिंग लिक्विड बिकम या द रिमेनिंग सरफेस बिकम व्हाट, कूल। मैं इधर लिखता हूँ कि after the evaporation of liquid, the system या surface of liquid become cool। सरफेस कूल हो जाएगा क्योंकि सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल जब उड़ गए तो पीछे जो सिस्टम था या सरफेस था, ये जो लिक्विड था ये कूल हो गया। जब कूल डाउन हो गया तो आप लोगों के पास यहाँ पर एक MCQs क्लियर हो जाता है। जब कूल डाउन हो गया तो रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल थे, रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी, रिमेनिंग मॉलिक्यूल की जो क्या है काइनेटिक एनर्जी है, उनको क्या हुआ, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। सो द रिमेनिंग आफ्टर द इवापोरेशन ऑफ द लिक्विड द सिस्टम या द सरफेस ऑफ लिक्विड बिकम्स कूल एंड रिमेनिंग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मगर यहाँ पर यह बात जहन नशीन कर ले कि मैं फिर आप लोगों के जहन में ये डालना चाहता हूँ कि ये वो प्रोसेस है कि जिससे सरफेस के मॉलिक्यूल एस्केप हो जाते हैं, सराउंडिंग से हीट ले लेते हैं, मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं और उड़ते वक्त क्या कर लेते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर लेते हैं और जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उसको ओवरकम यानी तोड़ देते हैं। तो ये होता है हमारे पास क्या, इवापोरेशन प्रोसेस। मगर यहाँ पर यह बात भी जहन नशीन कर ले कि आप लोगों के पास इवापोरेशन में क्या, ड्यूरिंग द इवापोरेशन या इवापोरेशन occurs below the boiling point, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस
बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को पता है और आप लोगों ने पढ़ा है और हम पढ़ेंगे भी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना है, हमें टेम्परेचर अप्लाइड करेंगे तो ये प्रोसेस होगा। हीटिंग कर में भी आप लोगों ने सीखा था। लेकिन एवापोरेशन होता है, क्या होता है एवापोरेशन का सीधे अल्फाजों में मतलब क्या है कि आप लोगों के पास H2O लिक्विड में था, वो चला गया H2O वेपर्स में, ठीक हो गया, एवापोरेट हो गया। लेकिन बिलो द लिक्विड, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट हमने टेम्परेचर अप्लाइड नहीं किया। एक एमसीक्यूज इधर भी क्लियर हो गया, ठीक है, कि यहाँ पर टेम्परेचर अप्लाइड नहीं होता, क्योंकि मैंने इधर क्लियर कर दिया कि दिस इज व्हाट, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फिनोमेना, this occur at all temperature. So this is somewhat intro about what evaporation. Now come to word, अगर हम बॉइलिंग की बात करें, इसके अगेंस्ट बॉइलिंग की बात करें, हम फिर डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे कि यहाँ पर किस तरह ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट होती है। अच्छा, अब हम आते हैं किस चीज़ की तरफ, बॉइलिंग की तरफ। तो हमारे पास बॉइलिंग भी एक प्रोसेस है, इसका हमने जस्ट कन्वर्जन पढ़ा था पीछे फेस चेंजेस वाले चैप्टर टॉपिक में, लेक्चर में। लेकिन यहाँ पर हम बॉइलिंग को अगर देखें तो बॉइलिंग भी आप लोगों के पास एक फेस चेंज है, ये भी क्या है, एक फेस चेंज है आसान अल्फाज में। और फेस चेंज इस तरह है कि इसमें भी आपके पास लिक्विड गैसियस फेज में या यानी वेपर स्टेट में जाता है, लेकिन एट फिक्स या यू कैन से सर्टन टेम्परेचर, एक सर्टन टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में चला जाता है। लेकिन इसको अगर हम दो तरह के डिफिनीशन इसमें है आपके पास, कि हम फर्स्ट ईयर के लेवल पर भी हम ये डिस्कस करते हैं कि दिस इज द प्रोसेस की डिफिनीशन ज़रा समझे। दिस इज द प्रोसेस in which the liquid molecule is converted into its gaseous state at its boiling point. एक ख़ास टेम्परेचर पर आप लोगों के पास लिक्विड मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं, किस चीज़ में, गैसियस फेज में, लेकिन फिक्स टेम्परेचर पर। इट्स मीन दैट यहाँ पर एक बात ये भी क्लियर हो जाती है कि ये आप लोगों के पास क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना। ये आप लोगों के पास क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट का प्रोसेस है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना है। अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फिनोमेना था। एक और बात ये मैं आपके जहन नशीन कर लूँ कि आप लोगों के पास ये जो बॉइलिंग है, ये आप लोगों के पास थ्रूआउट द लिक्विड होता है। ये सरफेस पर सिर्फ नहीं होता, ये पूरे लिक्विड के अंदर ही होता है और ये विजिबल भी होता है। हम एक लिक्विड को जब भी हीट टेम्परेचर दे देते हैं, लेट से ये आपके पास H2O लिक्विड था, हमने 100 डिग्री सी टेम्परेचर दे दिया, यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मैंने इसको दे दिया। आप लोगों के पास ये लिक्विड शुरू हो जाएगा किस चीज़ में, वेपर स्टेट में चला जाएगा। थ्रू द लिक्विड ये प्रोसेस होगा, क्योंकि हम टेम्परेचर दे रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं। यानी आप लोगों ने ग्राफ में भी इसका ये पढ़ा था कि इसका ग्राफ स्ट्रेट आके फिर ये इधर इस तरह हो जाता है। यानी आपके पास ये लिक्विड था अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, तो ये लिक्विड से गैस में चला गया। मज़ीद प्रोवाइडेड टेम्परेचर पर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और बॉइलिंग प्रोसेस होती रहेगी। ये कुछ ना कुछ छोटा सा ग्राफ बना के आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब बेटा अगर आप लोगों ने ये सीखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जल्दी जल्दी मैं मज़ीद इस प्रोसेस को, इसके फैक्टर्स को मैं एक्सप्लेन करूँ कि कौन से फैक्टर्स है जो एवापोरेशन को इफेक्ट करता है या बॉइलिंग को इफेक्ट करता है। चले, आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लिया या नोट आउट किया है तो मैं इसको इरेज करके आगे स्टेप पर चला जाता हूँ। थोड़ा बहुत डिफिनीशन समझा दिया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और इंतज़ार करेंगे आपके फीडबैक का मज़ीद, कि इंशाल्लाह आप लोगों का जो भी फीडबैक या कोई भी मैसेजेस कमेंट्स बॉक्स में आएंगे तो आपको एंटरटेन किया जाएगा। अच्छा,
तो अब हम बेटा पढ़ते हैं किस चीज़ को, इसके फैक्टर्स को, कि कौन से फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन, कौन से फैक्टर्स है जो एवापोरेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले अगर सराउंडिंग की टेम्परेचर की बात किया जाए, सराउंडिंग टेम्परेचर, इधर मैं सिर्फ टेम्परेचर नहीं लिखता, सराउंडिंग की टेम्परेचर अगर भी बात किया जाए, जिस तरह विंटर होता है या समर होता है, ठीक है, दो बातें। अगर मैं इधर सराउंडिंग टेम्परेचर को दो वेदर में तकसीम करूँ, आप लोगों के पास समर सीज़न होगा या विंटर, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सराउंडिंग टेम्परेचर का क्या मतलब है। क्लियर? तो समर में जिस तरह हम लोग इसको उर्दू में गर्मी, ठीक है, और इधर सर्दी। तो गर्मी में, समर में आप लोगों के पास सराउंडिंग का हीट बहुत ज़्यादा होता है। ये लेट से ये एक तालाब है, इस तालाब को हम देखते हैं, इसमें पानी है, ठीक है। अच्छा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, इवन देट अगर हम सजेस्ट कर ले कि 45 डिग्री सी तक बात चली जाती है, ठीक है। तो इस केस में आप लोगों के पास सराउंडिंग से मालिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करके क्या जाते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं। क्या करते हैं? एवापोरेट कर लेते हैं। जब एवापोरेशन करेंगे तो यह आप लोगों के पास अगर सराउंडिंग टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो आप लोगों के पास एवापोरेशन रेट भी आप लोगों के पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया? और सर्दी में क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर डाउन होता है तो मालिक्यूल इतनी इनफ काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करती कि उससे ये मालिक्यूल सारे इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के ऊपर चले जाएं। मैं इधर टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, अप्लाइड टेम्परेचर नहीं, सराउंडिंग टेम्परेचर, उसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि समर या विंटर वेदर कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, तो अगर आप लोगों के पास दूसरी बात, अगर सराउंडिंग टेम्परेचर आप लोगों के पास अगर कम है तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी आप लोगों के पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये तो समवट मैंने आपको डिफरेंशिएट कर दिया एवापोरेशन के हवाले से। अभी बॉइलिंग के फैक्टर्स पर मैं नहीं गया। क्लियर? इधर से आप लोगों के बहुत सारे एमसीक्यूज उम्मीद है क्लियर हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। अच्छा, एक दूसरा इफेक्ट आप लोगों के पास है किस चीज़ का, प्रेशर का। किस चीज़ का? प्रेशर का। यहाँ पर प्रेशर अप्लाइड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। किस चीज़ की? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। और आप लोगों को पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है किस चीज़ के इक्वल? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है 1 ATM का। और 1 ATM आप लोगों को पता है 10, 13, 25 पास्कल के बराबर होता है। और 1 ATM आप लोगों के पास बेटा 101.325 किलो पास्कल के बराबर होता है। और आप लोगों को ये भी पता है कि 1 ATM 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। और ये भी आप जहन नशीन कर ले कि 1 ATM आप लोगों के पास बराबर होता है 760 टॉर के। अच्छा, ये कुछ ना कुछ यूनिट्स जहन में याद रख लें, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद होने चाहिए। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह 10, 13, 25 पास्कल के या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। उसके लिए एक बैरोमेट्रिक मेथड है कि जिससे पाया मालूम किया गया कि 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 क्यों है। क्लियर? इसके लिए एक अलग एक एक्सपेरिमेंट है, इंशाल्लाह वो टाइम मिला तो इसकी एक शॉर्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगी। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं इफेक्ट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इफेक्ट है एवापोरेशन पर। देखिए बच्चों, एक बात जहन नशीन कर लें कि अगर ये मेरे पास एक सरफेस है, क्या है? एक सरफेस है, और इस सरफेस पर मैंने एक गिलास में पानी रखा है। क्या रखा है? पानी रखा है। क्लियर? यहाँ पर आलूदगी बहुत ज़्यादा है तो गैसियस ब्लैंकेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धुआं शुआं वगैरह है, मालिक्यूल बहुत ज़्यादा है। अब एटमॉस्फेयर के मालिक्यूल्स पर ग्रेविटी का इफेक्ट होता है और ये अपना फोर्स नीचे की तरफ लगाता है, जिसको हम कहते हैं प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर यूनिट एरिया। जब ये प्रेशर लगा रहे हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या टॉर के बराबर है। क्लियर? अब ये जब प्रेशर लगा रहे हैं और यहाँ पर मालिक्यूल जो सराउंडिंग का हीट एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इस एवापोरेशन वाले प्रोसेस को सप्रेस कर रहे हैं। क्लियर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो एवापोरेशन होगा, ये नहीं मैं ये नहीं बता रहा कि नहीं होगा, एवापोरेशन विल हैपन। क्लियर। बट व्हाट अबाउट 0.5 एटीएम? 0.5 एटीएम का क्या मतलब है कि ये मालिक्यूल आधो आध हो जाए, कम हो जाए। अब आप बताएं कि इस सरफेस पर उस तरह अब प्रेशर नहीं लग रहा जिस तरह पहले लग रहा। क्लियर। तो यहाँ पर अगर इस प्रेशर पर हम देखें तो इस प्रेशर पर यानी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो आप लोगों के पास रेट ऑफ एवापोरेशन, बच्चों रेट ऑफ एवापोरेशन आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ये भी एक एक्सप्लेनेशन है कि रेट ऑफ एवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टुवर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस, rate of evaporation will be decreases. If the atmospheric pressure decreases, so the rate of evaporation will be increases. This is somewhat effect of what? Atmospheric pressure. अच्छा, अब इसका मैं आपको एक और मिसाल भी समझा दूं। आप लोगों के पास अगर हिली एरिया है, कोई हिली एरिया है, ठीक है ना, अगर नादरन एरियाज़ में कोई गया है, नारान का गान, ठीक है, कालाम वगैरह, ठीक है, वहाँ पर ये मेरे पास शहर है, ठीक है ना, और ये मेरे पास ऊपर में एक एलिवेशन एक्सपीरियंस, एक पहाड़। अब पहाड़ों पर आप लोगों के पास आपको पता है कि पोल्यूशन कमी होता है, तो उधर पार्टिकल्स एयर में कमी होते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बच्चों वो कम होता है। जब कम होता है तो यहाँ इन प्लेसेस पर जो लिक्विड हो या ग्लेशियर हो या पानी होगा वो उसकी एवापोरेशन रेट ज़्यादा। जब एवापोरेशन रेट ज़्यादा तो ऊपर क्लाउड्स भी जल्दी बनेंगे, जब क्लाउड्स जल्दी बनेंगे तो बारिशें भी ज़्यादा होगी। क्लियर। तो यहाँ पर रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा, रेट ऑफ एवापोरेशन होने की वजह से आपको पता है कि एवापोरेशन का कूलिंग, ये कूलिंग फिनोमेना है। जब मॉलिक्यूल उड़ेंगे तो ये जगह कूल रहेगी, जब कूल रहेगी तो हिली एरियाज नॉर्मली शहरों के बनिस्बत ये जगह कूल होते हैं। इनका विंटर, इनका जो वेदर कंडीशन है वो रिस्पेक्टिव टू सिटीज़ इनका टेम्परेचर डाउन। क्यों? क्योंकि उधर रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा है। अगर एवापोरेशन का रेट ज़्यादा है तो क्यों है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पास उधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कम है। नाउ कम टूवर्ड द शहर। तो शहर में मैंने ग्लास रखा था, उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिकल इधर मौजूद है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन एज कंपेयर टू द हिली एरियाज कम होता है। क्लियर। तो ये आपके पास एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक और आपके पास मैं बता दूं, आपके एमसीक्यूज हल कर दूं, एक और फैक्टर है जो एवापोरेशन को इफेक्ट करता है, वो आपके पास क्या है? ह्यूमिडिटी। क्या? ह्यूमिडिटी, नमी। हवा में नमी यानी वेपर स्टेट, या यू कैन से H2O वेपर स्टेट में ज़्यादा हो, ठीक है ना, इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। आसान अल्फाज में कि आपके पास हवा में वाटर वेपर्स का कि कंटेंट कितना है, ज़्यादा है या कम है। अगर किसी जगह पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो हम हाइग्रोमीटर, एक आप लोगों के पास एक मीटर होता है जिसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्या? हाइग्रोमीटर। ये भी एमसीक्यूज क्लियर हो जाएगा। ये वो मीटर है कि जिससे हम ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं? नापते हैं। ठीक है, हमें पता चलता है कि इस जगह की ह्यूमिडिटी कितनी है। तो जिस जगह की ह्यूमिडिटी ज़्यादा, लेट्स से यहाँ पर वाटर कंटेंट ज़्यादा, ऑलरेडी एक चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, तो उस वक्त रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा? क्योंकि इस ह्यूमिडिटी का भी एक नेट इफेक्ट है इस रेट ऑफ एवापोरेशन पर। तो मॉलिक्यूल मुश्किल से उस कंडीशन है, उस एनवायरनमेंट में जाएंगे, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी आप लोगों के पास वेपर्स वाटर के ज़्यादा है, तो ये भी उड़ेंगे, तो यहाँ पर इनके लिए मुश्किलात ज़्यादा बनेंगी। क्लियर। तो यहाँ पर रेट ऑफ एवापोरेशन रिस्पेक्टिव टू द ह्यूमिडिटी, इफ द ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर इन द एनवायरनमेंट सो देयर विल बी लेस रेट ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन आप लोगों के पास क्या होगा? कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टुवर्ड एवापोरेशन। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। एक और पॉइंट भी है जिसको हम देखते हैं, हमारे पास एक और पॉइंट भी है जो एवापोरेशन को इफेक्ट करता है। आप लोगों के पास वो क्या है, वो एक्सप्लेन करते हैं। वो है आपके पास क्या? सरफेस एरिया। क्या? सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया बेटा अगर हम देखें
सरफेस एरिया, एक और पॉइंट आगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का इफेक्ट है, यस इसका इफेक्ट है इवापोरेशन पर। आप ऐसा करें, नॉर्मली हमारे पास ये एक प्लेस है, ठीक है, इस पर एक गिलास पानी किसी से गिर गया तो वो सारा फैल गया, ठीक है, और यहाँ पर एक पूरा गिलास पड़ा हुआ है। दो कंडीशन है, एक किसी से गिर गया पानी, जब गिर गया तो ये पानी फैल गया, जब फैल गया तो अल्टीमेटली इस पानी का जो सरफेस एरिया था वो बढ़ गया। जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। यहाँ पर तो रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन मैं उस चीज़ को इधर अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सरफेस एरिया बढ़ गया तो हर एक मॉलिक्यूल को अलग अलग टाइम मिल गया और जगह मिल गया कि वो जब भी जल्दी हीट एब्जॉर्ब करके उड़ेगा जल्दी, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से आप लोगों के पास इफ द सरफेस एरिया इंक्रीजेस सो रेट ऑफ एवापोरेशन व्हाट इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो सरफेस एरिया के साथ आप लोगों का क्या होता है, रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीजेस रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस, इफ द सरफेस एरिया डिक्रीजेस सो रेट ऑफ एवापोरेशन व्हाट decreases. So this is a somewhat explanation about what factors that affect the evaporation. Now come to word boiling. अच्छा, अब हम बॉइलिंग पढ़ते हैं, क्या करते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग के क्या, बॉइलिंग तो हमने पढ़ लिया, इसके क्या फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स पढ़ते हैं, that affect the boiling process। अच्छा, तो हम देखें तो उधर भी टेम्परेचर का इफेक्ट था, लेकिन वो सराउंडिंग टेम्परेचर पर, यहाँ पर हम टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना तो बॉइलिंग है, लेकिन ये अप्लाइड टेम्परेचर, यानी हम यहाँ पर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तब बॉइलिंग होगी, यानी ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, टेम्परेचर। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन मैंने यहाँ आप लोगों को कहा था कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इसकी वजह से क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आती है, स्पेशली इन बॉइलिंग। अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख ले फेस चेंजेस वाला, थोड़ा सा रिकॉल करके बताता हूँ। नंबर फर्स्ट, आप लोगों को मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीजेस। आप लोगों को मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी की मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी आप लोगों के पास मैं ये कहता हूँ कि टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस चीज़ के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो अगर ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज। अच्छा, अब एक पॉइंट आएगा, क्या पॉइंट आएगा कि जब आप लोगों के पास बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट, यानी वो वक्त आ गया कि अब आप लोगों के पास H2O जो लिक्विड में था वो जा रहा है H2O वेपर में, ठीक है। इस टाइम ये भी जहन नशीन कर ले कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स व्हाट, कांस्टेंट। और ये बात लिटरेचर ने भी लिखी है कि इस वक्त टेम्परेचर जितना भी हम दे रहे हैं वो भी आप लोगों के पास बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर बेटा ये चीज़ें कांस्टेंट है तो प्रोवाइडेड टेम्परेचर किधर जा रहा है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इस बात में यूटिलाइज हो रहा है कि बॉइलिंग वाला प्रोसेस मज़ीद एक्सेलरेट कर ले, यानी आप लोगों के पास ये जो लिक्विड है ये एक्सेलरेट होके वेपर्स में चला जाए। ये तो टेम्परेचर के हवाले से कुछ ना कुछ बहस मैंने कर लिया। अब आते हैं जो हमारे पास सेकंड और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आप लोगों के पास है क्या, प्रेशर। अच्छा, प्रेशर किस तरह इफेक्ट करता है बॉइलिंग को, वो प्रोसेस ज़रा पढ़ते हैं। उसमें दो तीन बातें और भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखें प्लीज़, ठीक है। किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना था तो वो भी ले लें। अच्छा, अब हमारे पास कौन सा दूसरा पॉइंट था, वो था प्रेशर। और प्रेशर यहाँ पर हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी और एक्सटर्नल प्रेशर की भी, दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे। अच्छा, ये हमारे पास था क्या, एक्सटर्नल प्रेशर अगर अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, और आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर
की वजह से बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट है। तो बेटा ये बात जहन नशीन कर ले कि बॉइलिंग पॉइंट, ये अभी मैं उस वक्त जो मैंने सिंपल डिफिनीशन किया था, ये चीज़ मैं उधर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, क्या कि ये वो प्रोसेस है कि द प्रोसेस, ये आपके लिए मैं द प्रोसेस एट विच, या यू कैन से द फेनोमेना, द फेनोमेना, द फेनोमेनन in which the atmospheric pressure, atmospheric pressure, atmospheric pressure and vapor pressure, vapor pressure of the liquid, of the liquid at certain temperature, at certain temperature, at certain temperature becomes equal, वो फेनोमेना कि जिस पर आप लोगों के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। ये बात प्रेशर के टच के साथ में कह रहा हूँ, उधर मैं नहीं कह रहा था, इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात इधर क्लियर हो जाएगी कि किस तरह। ठीक है, ये वो फेनोमेना है कि जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, उस वक्त स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस कौन सा वाला, बॉइलिंग वाला। तो इस डिफिनीशन से ये बात क्लियर हो रही है कि हाँ, प्रेशर का भी इसके ऊपर क्या है, इफेक्ट है, और अच्छा खासा इफेक्ट है। मैं इस डायग्राम से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप भी मेरे साथ लेके चलिए। देखें, ये एक लिक्विड है, और ये बात मैंने अंडरस्टूड कर लिया एवापोरेशन के टॉपिक में जो इफेक्ट्स थे उसमें मैंने बताया कि आप लोगों के पास एक प्रेशर लगता है जिसको हम कहते हैं क्या, 1 atm। तो 1 atm प्रेशर एक लिक्विड पर लग रहा है, ठीक हो गया। इसकी आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड है 1 atm। अच्छा, अब हम इसको हीट दे रहे हैं, और अंडरस्टूड है कि बॉइलिंग में हम हीट से ही काम लेंगे, टेम्परेचर देंगे, और टेम्परेचर देने से क्या क्या चीज़ें होती है वो मैंने एक्सप्लेन कर ली। मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इधर से उड़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करेंगे। तो ये भी ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगा रहे हैं क्योंकि इधर से उड़ रहे हैं। अब इस मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को बेटा कहा जाता है क्या, वीपी, यानी वेपर प्रेशर, और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है उसको हम कहते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm तो फिक्स लग रहा है, यानी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 10 तेरह 25 पास्कल तो लग रहा है। उस वक्त ये वेपर्स भी कोशिश करेंगे कि मैं अपना मैग्नीट्यूड 1 तक ले जाऊं। अगर अपने मैग्नीट्यूड ये 1 पॉइंट तक ले जाता है, 1 डिग्री तक, उस वक्त इन दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा। और इस यहाँ पर जब हम टेम्परेचर को देखेंगे, स्पेशली अगर ये पानी की बात किया जाए, तो उस वक्त टेम्परेचर हुआ होगा 100 डिग्री सी। तो इस टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर के जिस पर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर, सो दिस टाइम this process is called what, boiling process, and this temperature is called what, boiling point। यहां तक बॉइलिंग पॉइंट अब तो समझ आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इतना डायरेक्ट क्या है, इफेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट पर। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक क्या हो जाए, बढ़ जाए, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दो केसेस हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब इधर डायरेक्ट रिलेशन है, यानी बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टुवर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक हो गया। और इस केस में अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट, अगर इसका भी डायरेक्ट रिलेशन किस चीज़ के साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर डिक्रीजेस तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी व्हाट, डिक्रीजेस। दो केसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इस केस का समझ किस जगह पर आएगा, इस केस का समझ बिलो द सी लेवल आएगा, क्या, बिलो सी लेवल। अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं तो आप लोगों के पास प्रेशर बढ़ रहा है, जब प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसकी बात अगर की जाए तो वही हिली एरिया में, हिल्स में आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स का क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो उधर आप किसी भी पतीले पे
पानी रखकर बॉयल करेंगे तो वो बॉयल जल्दी हो जाएगा। और इधर 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो आप लोगों के पास ये पानी 50 डिग्री सी पर क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा आसानी के साथ। यहाँ तक तो बात इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। जब बात आती है एक्सटर्नल प्रेशर की तो फिर हम एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे प्रेशर कुकर वाले। प्रेशर कुकर में जब हम फूड को पकाते हैं उस वक्त ये वाला फिनोमेना इस्तेमाल होता है। ये क्यों होता है, चले पढ़ते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लिया होगा तो थोड़ी देर इसको देके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं एक्सटर्नल प्रेशर को एक्सप्लेन कर लूँ। अच्छा, अब आते हैं एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देखिए, एक्सटर्नल प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं, यानी आप लोगों के पास ये एक वेसल है जिसको हम प्रेशर कुकर कहते हैं, कुकिंग के हवाले से इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोगों के पास नॉर्मली हम यहाँ पर जो फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं वो H2O लिक्विड ही होता है। इसमें कोई फूड पड़ा हुआ है, लेट से मैं कहूँ ये एक हड्डी है जिसके ऊपर गोश्त चढ़ा हुआ। अच्छा, अब क्या होता है, इसका असर हम पैक करते हैं, क्लोज सिस्टम, बिल्कुल क्लोज, ठीक है। ये क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। इधर एक सीटी वगैरह लगी होती है, ठीक है, ये क्लोज। हमने हीट दे दिया, ठीक है, हीट दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स उड़ते हैं क्योंकि हम इसको बॉयल करना चाहते हैं। मॉलिक्यूल उड़ गए, जब मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल इसके जो अपने वेपर्स होते हैं ये प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, और इतना प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं कि ये इसके लिए एक एक्सटर्नल प्रेशर बन जाता है इस लिक्विड के लिए, ठीक है। ये जो लिक्विड का प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा होता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ये प्रेशर किस पर, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से नीचे से और भी लिक्विड्स ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक प्रेशर इनका अपना, जो अब हम इसको कहते हैं प्रेशर एक्सटर्नल, और एक इस वेपर्स का अपना प्रेशर, ठीक है ना। ये दोनों जब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने ये क्यों किया, ये इसलिए किया कि हमारे पास ये बॉइलिंग नॉर्मल 1 ATM में 100 डिग्री सी पर हो रहा था। अब ये वाला अगर एक्सटर्नल प्रेशर आप लोगों के पास, फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये 6 ATM तक बात चली गई, ठीक है, तो आप लोगों के पास नीचे जो वेपर्स होंगे वो भी कोशिश करेंगे कि हम भी 6 ATM तक चले जाएं। अभी ये जो वेपर्स का प्रेशर 6 ATM तक ले जाने में हमारे पास टेम्परेचर कितना यूटिलाइज होगा, वो भी 600 डिग्री सी होगा, तब ये पानी बॉयल होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने का असल मकसद क्या था कि मॉलिक्यूल, क्योंकि ये फिनोमेना तो थ्रू द लिक्विड हो रहा है, तो मॉलिक्यूल हीट के साथ साथ इस फूड से इतना आर पार गुजरते हैं कि ये गोश्त जब पक जाता है तो ठीक है यार, रेस्टोरेंट की तरह जब आप एक दफ़ा चांस को दे दे तो फूड गिर जाता है, गोश्त हो तो फिर और भी मज़ा आता है। सो दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट व्हाट एक्सटर्नल प्रेशर एंड प्रेशर कुकर। तो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेस, इट्स मीन दैट what boiling point will be increases ultimately and what in the case of pressure cooker। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये वाला पॉइंट भी समझ लिया होगा। अच्छा, अब बेटा आप लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से ये जितने भी पॉइंट्स थे MCQs के हवाले से, इसके एग्जांपल्स के हवाले से, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। किसी का कोई भी इसमें क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना और अपने बच्चों का और दूसरे लोगों का भी स्पेशली ख्याल रखें। थैंक यू।